सबसे पहले तो इस विशेष कार्यक्रम में उन सभी छात्रों का स्वागत है जो यूपी पीसीएस 2023 के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अपनी ऑप्शनल विषय के रूप में या तो एंथ्रोपोलॉजी का चयन कर लिया है या आप सोच रहे हैं, राइट। तो आज का ये विशेष सत्र यूपी पीसीएस के लिए समर्पित है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के संदर्भ में। देखिए, एक चीज़ जो बार बार मैं कहते आ रहा था, मैं लगातार ये बात व्यक्त कर रहा था, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था। ये यूपीएससी के लिए भी लगातार मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त किया और कई छात्रों ने उन बातों को समझा, रियलाइज़ किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने ट्रेडिशनल जो विषय होती है उनका परित्याग करके एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का चयन किया और इसमें बहुत मार्क्स बेहतर मिले। अब यूपी पीसीएस के छात्रों में भी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आप लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं, उससे लगता है कि आगामी कुछ दिनों में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विषय के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो आप सभी के इस तरह के समर्थन के लिए मैं स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि आज का ये विशेष सत्र हमने उन तमाम छात्रों के लिए रखा है जो एकदम से न्यू कॉमर हैं, जो ये चाहते हैं कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में हम अपने विषय को, ऑप्शनल सब्जेक्ट को रखें और एंथ्रोपोलॉजी को रखें, राइट। चूँकि आपके पास कई विकल्प है, तो कई ट्रेडिशनल विषय हैं जिसको बड़ी संख्या में छात्र रखते हैं, उसमें से कुछ लोग को सफलताएं मिलती है। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव मार्क्स के पैटर्न को आप देखें तो उनमें सामान्य रूप से मार्क्स कम मिलती है, उनका विषय वस्तु भी लंबा है। तो एंथ्रोपोलॉजी रखने का क्या क्या फ़ायदा है? अगर आप एंथ्रोपोलॉजी विषय ऑप्शनल रखते हैं और यूपी पीसीएस 23 को टारगेट करते हैं और अभी से आप प्रिपरेशन करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। देखिए, कोई भी विषय रखते हैं तो विषय रखने के लिए पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि उस विषय में मार्क्स का पैटर्न क्या है, हम मार्क्स किस प्रकार के आ रहे हैं। तो अब इस पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी समझदार हैं और अभी ऑनलाइन की दुनिया इतना मजबूत हो गया है, सोशल जो मीडिया का प्लेटफॉर्म है इतना ज़्यादा प्रबल हो गया है कि अब स्टूडेंट आराम से इस बात को इवैल्यूएट कर लेते हैं कि किस विषय में बहुत बेहतर मार्क्स आ रहे हैं, राइट। आप देखेंगे कि हाल के वर्षों में ये किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी एक इमर्जिंग विषय के रूप में उभरा है और इसमें मार्क्स बहुत बेहतर मिल रहे हैं। तो ये आप लोग को, अधिकांश लोगों को पता होगा कि एंथ्रोपोलॉजी में ही ज़्यादातर बेहतर मार्क्स मिल रहे हैं। तो एक तो कि अगर आप इस विषय को चयनित करते हैं तो आपको बेहतर मार्क्स मिलने की इसमें संभावनाएं प्रबल है। और जब हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जहां हमें चयन करने की आज़ादी है, हम अपनी आईक्यू का इस्तेमाल करके हम विभिन्न विकल्पों में से एक विषय को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चयनित कर सकते हैं। तो उसमें चूँकि एंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छा मार्क्स मिल रहा है और इसलिए ये छात्रों के बीच एक लोकप्रिय विषय के रूप में स्थापित हो गया है, क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। देखो, मार्क्स मिलने के पीछे का कारण क्या है? अगर किसी विषय में सबसे बेस्ट मार्क्स मिल रहा है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिल रहा है, तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी। तो हम वजहों को जानेंगे और वजह को जानने के क्रम में ही हम एंथ्रोपोलॉजी विषय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेंगे यहाँ पर कि अगर आप
एंथ्रोपोलॉजी रखते हैं और एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी अगर आप शुरू करते हैं तो किस तरह से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखो, किसी विषय में मार्क्स मिलने का एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है कि उस विषय का नेचर क्या है, राइट? व्हाट आर द नेचर ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट का नेचर ज़्यादा सब्जेक्टिव होगा, ज़्यादा सब्जेक्ट में सब्जेक्टिविटी होगी, तो उसमें मार्क्स कम मिलने की संभावना होती है। ज़्यादा थ्योरेटिकल होगा, उसमें मार्क्स कम मिलने की संभावना होती है। और जो विषय ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, ज़्यादा अप्लाइड होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी, उन विषयों में मार्क्स बेहतर मिलते हैं। तो अगर एंथ्रोपोलॉजी के नेचर को अगर आप देखेंगे, इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, तो इस विषय में ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है ना? ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिकता, ये बहुत ज़्यादा है, साइंटिफिक है ये। और साइंटिफिक है इसलिए इसमें मार्क्स बहुत बेहतर मिलते हैं। दूसरा, एंथ्रोपोलॉजी अप्लाइड है, इट इज़ ए अप्लाइड साइंस, हम इसको अप्लाइड साइंस भी बोलते हैं। और एक महत्वपूर्ण जो हमारा ब्रांचेज है एंथ्रोपोलॉजी का, वो अप्लाइड साइंस, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी भी है। तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी के ज्ञान का जो उपयोग है वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। और इस कारण से एंथ्रोपोलॉजी में मार्क्स बहुत बेहतर मिल रहे हैं, राइट? अब जब नेचर की बात कर रहे हैं तो नेचर में एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि ये साइंटिफिक भी है ना? और दूसरा, अगर इसके नेचर को आप देखें तो एंथ्रोपोलॉजी जो है नेचुरल साइंस, राइट, और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, राइट, इसमें तीनों चीज़ के टॉपिक मेंशन हैं। यानी ये तीनों चीज़ एंथ्रोपोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी इज़ ए नेचुरल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी इज ए सोशल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमैनिटीज। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, ये तीनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। अब तीनों की कॉम्बिनेशन होने से क्या फ़ायदा क्या हो रही है कि एंथ्रोपोलॉजी विषय को साइंस बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट ले सकता है, सोशल साइंस बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट इसको चयनित कर सकता है, और ह्यूमैनिटीज़ के भी विद्यार्थी एंथ्रोपोलॉजी विषय को चयनित कर सकते हैं। इसको चयनित करने में किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब एंथ्रोपोलॉजी आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के दौरान आप पाएंगे कि बड़ा सरल है, सिंपल है और रुचिकर भी है। ये दोनों बात इसके अंतर्गत ध्यान में रखिएगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है एंथ्रोपोलॉजी और बहुत सिंप्लिसिटी है एंथ्रोपोलॉजी में। इंटरेस्टिंग तो इस कारण से है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन करते हैं और हम एक मनुष्य हैं। तो जब हम मनुष्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर में मनुष्य के संदर्भ में इंटरेस्ट है। मनुष्य के विभिन्न पहलुओं को जानना हमारे अंदर स्वाभाविक इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का तो सवाल इसमें है कि आमतौर पर जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको धीरे धीरे इसमें इतनी ज़्यादा रुचि डेवलप कर जाएगी कि शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसमें आपको बोरियत महसूस होगा। कहीं आपको बोरियत महसूस नहीं होगा। इसके अलावा जो मार्क्स का मिलने का सवाल है तो उसमें और भी कई चीज़ें हैं जो इसके फेवर में जाता है। एक तो डायग्राम, दूसरा मैप,
तीसरा केस स्टडी। इन चीज़ों की जितनी संभावना एंथ्रोपोलॉजी में है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये हिस्ट्री में नहीं है, ये फिलोसफी में नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं है, ये सोशियोलॉजी में नहीं है, ये लिटरेचर के विषयों में नहीं है, और इस कारण से इस विषय में सबसे बेस्ट मार्क्स मिल रहे हैं, राइट। तो मार्क्स तो बेस्ट मिल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या सबको मार्क्स बेहतर मिल जाएगी? देखिए, बेहतर मार्क्स प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह से एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ेंगे और इस विषय को तैयार करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। चूँकि विषय हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हम इस विषय को पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए, है ना। आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा, और खासकर सिविल सेवा के क्षेत्र में तो प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। तो जिन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में अगर आप किसी विषय को पढ़ते हैं और उसमें आप बेहतर मार्क्स प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो आपके अंदर जो है क्वालिटी, मतलब एजुकेशन होना चाहिए। आप गुणात्मक कितना बेहतर चीज़ आप पढ़ते हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। सुपरफिशियल अगर आप पढ़ लेते हैं, कहीं से दाएं बाएं करके और मटेरियल जुगाड़ करके आप जो पढ़ लेते हैं, तो अब ज़माना जुगाड़ का नहीं है। खास करके सिविल सेवा की तैयारी के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो चीज़ें आप 6 महीना में नहीं कर सकते हैं, वो अगर आपका मेंटर अगर ईमानदार क्वालिटेटिव है तो आपको 3 महीना में आपको वहाँ तक पहुँचा देता है। तो मार्क्स इसमें मिलने के लिए कुछ चीज़ों को करनी होती है। देखिए, किसी भी विषय में अगर बेहतर मार्क्स प्राप्त करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी विषय वस्तु को पहले तो समझें, सिलेबस को समझें, है ना, पाठ्यक्रम को समझें। और जब पाठ्यक्रम को आप यूपीपीसीएस के पाठ्यक्रम को अगर आप देखें तो हमारा पाठ्यक्रम जो है 2 पेपर में विभाजित है। एक तो फर्स्ट पेपर, राइट, फर्स्ट पेपर, और दूसरा सेकंड पेपर, राइट, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। अब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के पहले आप विषय वस्तु को देखिए। एक चीज़ तो ध्यान में रखिए कि दोनों के विषय वस्तु यूपीएससी के विषय वस्तु से लगभग समान है। कुछ टॉपिक जो है यूपीपीसीएस के सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज अधिकांश टॉपिक जो यूपीएससी में मेंशन है वो टॉपिक यूपीपीसीएस में भी मेंशन है, लेकिन हम लोग उसको पूरी तरह से अभी देख रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, फर्स्ट पेपर जब आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेपर में जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ टॉपिक तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी एंथ्रोपोलॉजी के जो परिचय वाले टॉपिक हैं, राइट, जिसमें आप मानव विज्ञान का अर्थ, उसका स्कोप पढ़ते हैं, उसके ब्रांचेज पढ़ते हैं, मानव विज्ञान का अन्य विषयों से रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, संबंध को पढ़ते हैं। ये बेसिक टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। अब इस टॉपिक से हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें जानकारी यह मिलती है कि एंथ्रोपोलॉजी एज ए विषय ये है क्या चीज़, राइट। हम किस चीज़ को पढ़ते हैं? कई बार स्टूडेंट मुझे भी फ़ोन करते हैं और ये जानकारी चाहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में हम किस विषय को पढ़ते हैं, राइट। तो आपको मैं बता दूं कि एंथ्रोपोलॉजी जो विषय है इसमें हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल अगर बात करें तो यह मानव का अध्ययन है, मनुष्य का अध्ययन है, स्टडी ऑफ मैन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन है, होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन है, क्रॉस कल्चरल स्टडी ऑफ मैन है, यानी मनुष्य का अध्ययन करते हैं। अब
हमेशा मन में एक सवाल तो तुरंत इमर्ज कर जाएगी कि भाई मनुष्य का अध्ययन तो अधिकांश सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ या नेचुरल साइंस में भी, अगर आप लाइफ साइंस के अंतर्गत ह्यूमन बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो ह्यूमन बायोलॉजी भी तो मनुष्य का ही अध्ययन करता है। तो एंथ्रोपोलॉजी में कौन सी ऐसी खास बात है, कौन सी विशेष चीज़ है एंथ्रोपोलॉजिकल जो मेथड है मनुष्य के अध्ययन का, वो अदर विषय में नहीं है। तो सिंपल एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि यहाँ जो मनुष्य का अध्ययन करते हैं, मैन का अध्ययन करते हैं, ये समग्रता में करते हैं, होलिस्टिक स्टडी करते हैं, समग्रता में अध्ययन है। यहाँ समग्रता का मतलब आप क्या ले रहे हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है एंथ्रोपोलॉजी में, और बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच है होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड, है ना। तो होलिस्टिकली हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति को मनुष्य के बारे में, अपनी बारे में जानकारी प्राप्त करने में बड़ी मज़ा आता है, बड़ा इंटरेस्ट होता है। अगर आप अपने बारे में सोचना शुरू करें कि हम कहाँ से आए हैं, राइट, हम कैसे हैं, दुनिया के लोग, अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये एक इंटरेस्ट का विषय डेवलप हो जाती है कि हम इसके अंतर्गत मनुष्य के सभी पक्ष, यानी मनुष्य के जब सभी पक्ष की बात करते हैं तो पहला चीज़ हम कहते हैं कि मनुष्य कहाँ से आया है, इन मनुष्य का उद्भव, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं, हम कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये विषय वस्तु एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत है। लेकिन मनुष्य का जो उद्भव है, मनुष्य इस जीव जगत में, जब मैन की बात आप करेंगे, मनुष्य की बात करेंगे, तो इस जीव जगत में मनुष्य ही एकमात्र जैविक प्राणी भी है और सांस्कृतिक प्राणी भी है। तो जब मनुष्य का अध्ययन आप करने जाते हैं, मैन का अध्ययन करने जाते हैं, तो यहाँ मनुष्य का उद्भव यानी जैविक दृष्टिकोण से इसके उद्विकास का अध्ययन हम करते हैं, और मनुष्य का सांस्कृतिक उद्विकास, राइट, कल्चरल एवोल्यूशन, ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप मैन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो ये दोनों सेक्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हम एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के उद्विकास का अध्ययन करते हैं, मनुष्य के सांस्कृतिक उद्विकास का अध्ययन करते हैं। एक तरफ एक जीव के रूप में मनुष्य का उद्विकास हो रहा है, तो आप जानते भी होंगे कि आमतौर पर बोलचाल की भाषा में भी लोग बात करते हैं कि मनुष्य का उद्भव एप से हुआ है, कपी से हुआ है, चिंपांजी से हुआ है, कई लोग बानर से भी बोलते हैं, राइट, आप सुने होंगे। तो ये जो उद्विकासीय जो प्रक्रिया है, तो जब मनुष्य जो है कपी से मानव की ओर अग्रसर हुआ, तो यहाँ से मनुष्य संस्कृति का निर्माण करता है। और देखिए, संस्कृति अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, क्योंकि संस्कृति जो है एंथ्रोपोलॉजी की केंद्रीय अवधारणा है। अगर बात करें तो हम बात करते हैं कि संस्कृति मानव विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है, राइट, की केंद्रीय अवधारणा है। आगे हम लोग इस पे बात करेंगे डिटेल। यानी मनुष्य ने संस्कृति का विकास किया, उस सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन भी हम एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगर सांस्कृतिक उद्विकास को बड़ा सिंपल टर्म में समझना है तो जीव जगत में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कि अपने सर्वाइवल के लिए टूल का आविष्कार करता है। मनुष्य टूल का निर्माण करता है, हथियार औजारों का निर्माण करता है, और उन हथियार औजारों के माध्यम से मनुष्य अपनी प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। हम जिन प्राकृतिक पर्यावरण में निवास करते हैं
उन विशेष प्राकृतिक पर्यावरण में विशेष प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। उन प्राकृतिक संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए मनुष्य ने हथियार औजार का उद्विकास किया। पहला काम जो मनुष्य के सांस्कृतिक विकास की जो यात्रा है, उस यात्रा में इसने हथियार औजार का निर्माण किया और उन हथियार औजारों के माध्यम से अपनी प्राकृतिक पर्यावरण से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रारंभ किया और उन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के माध्यम से वह नवीन नवीन चीज़ों का निर्माण किया और वहाँ से यात्रा शुरू होकर के यहाँ तक पहुँची है। आज हम लोग 2022 में पहुँचे, करेक्ट। तो ये संपूर्ण जो मनुष्य की यात्रा है सांस्कृतिक विकास की, इन संपूर्ण सांस्कृतिक विकास की यात्रा का अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। अब इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ मैं यही बता देता हूँ आपको कि चूँकि अगर आप सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे विश्व के भूगोल को भी पढ़ेंगे और विश्व में जो प्राकृतिक पर्यावरण में जो डाइवर्सिटी है उसको भी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण में जो संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों को दोहन करने के लिए अलग अलग क्षेत्र के मनुष्य ने अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया और उन तकनीकी के माध्यम से मनुष्य ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण का दोहन करके विभिन्न प्रकार के चीज़ों का निर्माण किया और उसके माध्यम से अलग अलग प्राकृतिक पर्यावरण में सर्वाइव किया। और इसके कारण मानव जो समाज है, उस मानव समाज में एक तरह से सांस्कृतिक विविधता की उत्पत्ति हुई। तो हम एंथ्रोपोलॉजी में इस सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन भी करते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं। अब इसी से ध्यान ये रखना है कि सांस्कृतिक विविधता एक बहुत ब्रॉड टर्म यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति के टेक्नोलॉजी में अंतर है, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर है, राइट। उसके जो लैंड फॉर्म है उसमें अंतर है, तो उनके जीने के जो तरीके हैं, जो आर्थिक जीवन के जो प्रतिरूप हैं, उसमें भी अंतर पाई जाती है। इस कारण से उनकी राजनीतिक व्यवस्था में भी अंतर पाई जाती है। उनके धर्म, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, भाषा, सभी में अंतर है। भाषा में ही नहीं है। जब हम यहाँ बात करते हैं कि संस्कृति का विकास होता है, तो इससे सामाजिक जो विकास है ये भी जुड़ा हुआ है। सामाजिक विकास मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सामाजिक विकास के अंतर्गत आप देखेंगे कि विवाह का प्रतिरूप हो, परिवार का प्रतिरूप हो, नातेदारी का प्रतिरूप हो, आर्थिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, धर्म हो, प्रथा हो, परंपरा हो, मानव मनोविज्ञान हो, मानव व्यवहार हो, मानव एटीट्यूड हो, इन सारे चीज़ों में अंतर है। यानी सामाजिक संगठन में भी डिफरेंसेस क्रिएट होता है। तो न केवल हम सामाजिक संगठन का अध्ययन करते हैं, बल्कि उनके सामाजिक संगठन में जो डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस का भी अध्ययन करते हैं, राइट। और ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में करते हैं। हम कहते हैं कि होलिस्टिक साइंस है एंथ्रोपोलॉजी, तो हम किसी एक रीजन के लोगों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड के लोगों का अध्ययन कर रहे हैं। और जब आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कितना आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे कुछ समाजों में आज भी बहुपति प्रथा है ना। बहुपति प्रथा का संकेत महाभारत में भी दिखाई देता है, जब आप पाते हैं कि द्रौपदी के 5 पति हैं, राइट। तो उस समय भी बहुपति प्रथा था। और आप जानेंगे कि आज भी बहुपति प्रथा जो है भारत के कुछ समाजों में और विश्व के कुछ समाजों में पाई जाती है। उसकी क्या वजह है? उसी तरह से कुछ जगह बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है और कुछ जगह एकल विवाह की प्रणाली है। तो इन सारे क्षेत्रों में जो डाइवर्सिटी है वो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और इंटरेस्ट क्रिएट करता है तो आप इसके अंतर्गत जो भी विषय वस्तु आपको दिए हुए हैं
उन विषय वस्तु को आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, तो हम न केवल मनुष्य के जैविक उद्विकास का अध्ययन करते हैं, बल्कि धीरे धीरे जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अंतर है, हम जब अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अलग अलग पर्यावरण परिस्थिति के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो हमारे बीच कुछ जैविक विभिन्नता भी उत्पन्न होती है, राइट। तो इस जैविक विभिन्नता का अध्ययन भी हम एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यानी वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में हमें न केवल सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन करते हैं, बल्कि जैविक विविधता का अध्ययन भी करते हैं। थोड़ा सा इसको और मैं एक्सप्लेन करूं, आपको स्पष्ट करूं कि अल्टीमेटली हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो एक तो आपका सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है ना, उससे पाठ्यक्रम को फॉलो करना है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और उसके साथ एक और चीज़ आपको महत्वपूर्ण चीज़ ले लेना है, वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, ये प्रश्न ले लेना है। दो चीज़ तो आपको तत्काल, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के बारे में सोचना शुरू करते हैं या आपने ले रखा है, तो दो चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। एक होनी चाहिए कि सिलेबस का बहुत साइंटिफिक के नॉलेज, बहुत सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन आप सिलेबस को कीजिएगा। अब देखिए, सिलेबस को जब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं, तो जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो एक मेजर सेक्शन है, वो सेक्शन है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, या जिसको आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, या जिसको जैविक मानव विज्ञान कहते हैं, या भौतिक मानव विज्ञान कहते हैं। अब इसकी जो सिलेबस हैं, पाठ्यक्रम हैं, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर दो सेक्शन हम यहाँ डिवाइड कर दें, एक जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन है ना, आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो ध्यान में रखना है कि कुछ टर्म को आप अंग्रेजी में बेहतर समझ पाते हैं, तो आप इसलिए मैं वहाँ रख रहा हूँ, या कुछ लोग इंग्लिश वाले लोग भी देखते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमन इवोल्यूशन से संबंधित टॉपिक इसमें है, और इसके अंतर्गत जो आपका टॉपिक है, ये तीन महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तो आपका टॉपिक है जैविक उद्विकास का सिद्धांत, है ना, जैविक उद्विकास के सिद्धांत, इससे रिलेटेड टॉपिक। दूसरा टॉपिक प्राइमेट्स से, और तीसरा टॉपिक जीवाश्म से रिलेटेड है, राइट। ये तीन मेजर टॉपिक। अब जहाँ तक जैविक उद्विकास की बात है, ये 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में जीव के उद्विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। और चूँकि मनुष्य एक जीव है, इसलिए उन सिद्धांतों का उपयोग करके मनुष्य के उद्विकास को भी हम समझ सकते हैं। एक चीज़ ध्यान ही रखिए कि जब आप साइंटिफिक उद्विकास या साइंटिफिक रिवोल्यूशन को अध्ययन करते हैं इतिहास के अंतर्गत, जो कि 17वीं शताब्दी जो है यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति का युग माना जाता है, तो उसके पहले आम तौर पर जो विश्व के प्रमुख धर्म हैं, वो जीव की उत्पत्ति के बारे में, मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में उनकी खुद की ईश्वरीय अवधारणा है। और आज भी बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया है, ईश्वर ने इससे पृथ्वी का निर्माण किया है, ईश्वर ने सूरज और चांद का निर्माण किया, इन ग्रहों का निर्माण भी ईश्वर ने किया है, और इस धरती पर जो कुछ भी है, धरती या पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है, उसका निर्माण ईश्वर ने किया है। लेकिन इस ईश्वरीय अवधारणा को जब वैज्ञानिकता का विकास होने लगा, तो बहुत लोगों ने चुनौती दिया, राइट।
बहुत लोगों ने इसको चुनौती दिया और इस चुनौती के क्रम में ही कई सिद्धांत आए जिन्होंने सबसे पहले तो पृथ्वी के उद्विकास की बात करना शुरू किया, जो कि आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। यानी पहले तो यह भी माना जाता था कि ईश्वर ने ही पृथ्वी का निर्माण किया है। कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि नहीं, पृथ्वी का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, पृथ्वी एक प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ है। बाद में मनुष्य के उद्विकास की बात होने लगी, जीव के उद्विकास की बात होने लगी, यानी ईश्वरीय अवधारणा को खंडित किया गया, राइट। और इस खंडन करने में लेमार्क, हम लोग पढ़ेंगे लेमार्कवाद, चार्ल्स डार्विन, इवन कि उसके पहले न्यूटन ने भी उसको चुनौती दिया था, क्योंकि न्यूटन ने ही इस बात को स्थापित किया कि ये जो यूनिवर्स से या यूनिवर्स में जो कुछ भी स्थापित है, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के माध्यम से ये कार्य कर रहा। लोग पहले कहते थे कि अगर ये सारा चीज़ कार्य करा तो ईश्वर नामक सत्ता जो है उसके पीछे है। तो धीरे धीरे चुनौतियाँ दी गई, साइंटिफिक विचार स्थापित हुए। बाद में फिर मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन किया, फिर उत्परिवर्तन के सिद्धांत का विकास ह्यूगो डीवरीज ने किया, और धीरे धीरे जाकर के साइंटिफिक के उद्विकास की जो प्रक्रियाएं है इसको समझने में हम लोग सफल हुए। और आज हम लोग आम तौर पर मानते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण नहीं किया है। मनुष्य का उद्विकास, मनुष्य की उत्पत्ति एक उद्विकासीय प्रक्रिया का प्रतिफल है, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें जो जैविक उद्विकास के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों ने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है ईश्वरीय अवधारणा का खंडन किया, राइट, और स्थापित करने का प्रयास किया कि ये जो कुछ भी है ये सब प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत इसका निर्माण हुआ है, ना कि ईश्वर नामक सत्ता ने इसका निर्माण किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप देखिएगा ऐतिहासिक रूप से, तो बुद्ध ने भी जो प्रकृति के निर्माण या जीव जगत के निर्माण के संदर्भ में ईश्वरीय अवधारणा थी उसका खंडन किया था। बुद्ध एक वैज्ञानिक व्यक्ति थे और बुद्ध ने ईश्वर नामक सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये बात कहा था कि नहीं, कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति नहीं है जिसने इस धरती का निर्माण किया है, मनुष्य का निर्माण किया है, जीव जगत का निर्माण किया है। लेकिन बुद्ध के विचार उस समय एक क्रांतिकारी विचार के रूप में डेवलप हुए। मध्यकाल आते आते जो लोग कंजर्वेटिव लोग थे, उन लोगों ने उन ईश्वरीय विचारधाराओं को फिर स्थापित किया। भारत में भी ऐसा हुआ, वर्ल्ड में भी ऐसे हुआ। तो हम लोग उसको यहाँ पर समझेंगे। देखिए, प्राइमेट के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण इसके सदस्य हैं। एक तो प्रोसिमियन, जिसके बारे में आप शायद नहीं परिचित हों, बानर, कपी और मानव। तो 3 के बारे में आप परिचित हैं। ये पहले का हमारा पूर्वज है और आज भी प्रोसिमियन सर्वाइव करते हैं। तो इनसे हम रिलेशनशिप स्थापित करके हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से क्रमिक रूप से उद्विकास हुआ है। तो हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं। और जीवाश्म के अंतर्गत हम लोग जो मानव उद्विकास का साक्ष्य, देखिए मानव उद्विकास का प्रमाण क्या है। तो जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान हवा में बात नहीं करता है, इसका प्रमाण क्या है, जीवाश्म। तो जीवाश्म साक्ष्यों की खोज के आधार पर, उसके विश्लेषण के आधार पर हम लोग मानव उद्विकास को साइंटिफिक रूप में समझने का प्रयास करते हैं। और जब हम लोग मानव उद्विकास को साइंटिफिक रूप से समझ लेते हैं तो ये सारे टॉपिक हमारे यहाँ दिया हुआ है। यानी हम
फॉसिल्स के अंतर्गत ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस, इन सारे फॉसिल्स को कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे। और कंपैरेटिव जब अध्ययन करेंगे आप, तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से मनुष्य का क्रमिक रूप से उद्विकास हुआ है। ये क्रमिक उद्विकास की जो प्रक्रिया है, उस क्रमिक उद्विकास की प्रक्रिया का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। इसके बाद जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो मानव आनुवंशिकी से संबंधित टॉपिक है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मानव आनुवंशिकी के संदर्भ में जो टॉपिक है, उनने टॉपिकों का अध्ययन करने से पहले हम लोग मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, मेंडल के वंशागति का नियम। मेंडल ने 1865 ईस्वी में ब्रून के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष एक अपना थीसिस प्रस्तुत किया था, जिसमें मेंडल ने आनुवंशिक के आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आनुवंशिकी के आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन उसने किया, और यह मेंडल ने मटर के पौधों पर किए गए एक्सपेरिमेंट के आधार पर किया था। उसी में मेंडल ने आनुवंशिकी के आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, राइट, जिसमें मेंडल ने कहा कि प्रत्येक के लक्षण एक कारक के द्वारा निर्धारित होता है जो युग्म विकल्पी अवस्था में रहता है, जिसमें हाफ एलील, आधा एलील माता से आता है, आधा एलील पिता से आता है, और दोनों आपस में यादृच्छिक रूप से, रैंडम रूप से मिल जाता है। और फिर उसने कहा कि एलील जो होता है वो डोमिनेंट हो सकता है और रिसेसिव हो सकता है। जो डोमिनेंट यानी प्रभावी एलील है वह स्वयं को प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है, जबकि अप्रभावी एलील स्वयं को प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं करता है। डोमिनेंट एलील जो है स्वयं को हेटेरोजाइगस स्थिति में यानी सिंगल डोज में भी स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता है, जबकि रिसेसिव एलील डबल डोज में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। डिटेल हम लोग इसको देखेंगे बाद के टॉपिक में। तो एक तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमें बेसिक नॉलेज देता है अनुवांशिकी के संदर्भ में, और मेंडल का जो नियम है उस समय रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में 1900 ईस्वी में 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने फिर उसकी रीडिस्कवरी की, और तब माना गया कि मेंडल आनुवंशिकी का पिता है। इसके अलावा आनुवंशिकी के अध्ययन के मेथड दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में। उस मेथड के अंतर्गत हम कई चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना, जैसे हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे, ट्विन मेथड पढ़ेंगे, बायोकेमिकल मेथड पढ़ेंगे, डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये सारी जो मेथड दी हुई है, इससे तो सॉर्शन पूछा जाता है, तो उन चीज़ों को हम लोग डिटेल जब देखेंगे तो उस समय देखेंगे। इसके अलावा मेंडल के पूरे जो नियम हैं, वह नियम मनुष्य पर किस प्रकार से लागू होता है, मनुष्य में किस प्रकार से क्रियान्वित होता है, और हम मेंडल के नियम की जो सीमाएं हैं, जो कमियां हैं, उसको भी देखेंगे। और इसके अलावा हम जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स से संबंधित टॉपिक है, उसको भी देखेंगे कि किस तरह से जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म और प्राकृतिक चयन दोनों आपस में मिल करके कंबाइन हो करके जीवों की सर्वाइवलिटी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन 2 वैज्ञानिकों ने, G.H. हार्डी एंड W. विनबर्ग ने 1908 ईस्वी में किया, जिसको हम जनसंख्या आनुवंशिकी का मूलभूत सिद्धांत है, जिसको हार्डी विनबर्ग लॉ के नाम से जानते हैं, वो भी हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसके अलावा पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंतर्गत वर्तमान जो हमारा जनसंख्या है, उस जनसंख्या में कैसे जीन की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो रहा, ये भी हमें पढ़ना होता है। तो एक तो ये टॉपिक है। इसके अलावा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्र के लेवल पर जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है, उस डिसऑर्डर को हमें पढ़ना है, और उसके माध्यम से हम कुछ क्रोमोसोमल जो डिजीज़ है, डिसऑर्डर से रिलेटेड डिजीज़ है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, या टर्नर सिंड्रोम हो, या डाउन सिंड्रोम हो, पटाउ सिंड्रोम हो,
तो क्राइडो-चार्ट सिंड्रोम हो, तो इन सिंड्रोम को हम देखेंगे, उसके लक्षण को भी देखेंगे और उसको तैयार आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आपका है रेस से संबंधित। देखिए, रेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजाति नामक टॉपिक के जो मानव विज्ञान का जो विकास 19वीं शताब्दी में हो रहा था, तभी से प्रजाति टॉपिक के मानव विज्ञान के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो विश्व की जो जनसंख्या है वो बायोलॉजिकल आधार पर, फिजिकल आधार पर किस प्रकार से वेरिएशन प्रदर्शित करता है, उस वेरिएशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इसमें। इसके अलावा एक टॉपिक आपका इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का है, एक ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ आपको पढ़ना है वो है कि जो प्रजनन है, प्रजननता है, उसको प्रभावित करने वाले या नेटैलिटी या मोर्टेलिटी या फकंडिटी का मतलब होता है प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाले सोशियो इकोलॉजिकल, सामाजिक और पर्यावरणिक या बायोलॉजिकल जो कारक है उसका भी अध्ययन हमको इसमें करना है। और फिर एप्लीकेशन का अध्ययन करना है कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एप्लीकेशन मनुष्य के संदर्भ में किस प्रकार से करेंगे। एक मेजर टॉपिक जो कि यूपीएससी में है, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वो यूपीपीसीएस के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। अदरवाइज अधिकांश टॉपिक आपके यूपीएससी के जो टॉपिक हैं वो इसमें है। और आप प्रश्न को देखेंगे तो जो प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न जो है यूपीपीसीएस भी लगातार उन प्रश्नों को पूछ रही है। तो ये तो हुआ आपका जैविक मानव विज्ञान का विषय वस्तु। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र है आपका फर्स्ट पेपर का, वो फर्स्ट पेपर का दूसरा इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, राइट, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। देखिए, इसकी भी टॉपिक के बड़ा महत्वपूर्ण है फर्स्ट पेपर के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें तो पहला तो कुछ अवधारणाएं हमको एकदम क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। जैसे एक हमने कहा कि संस्कृति जो है मानव विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। तो संस्कृति, समाज, सभ्यता, सामाजिक संस्थाएं, समूह, समुदाय, संघ, जनजाति, वृंद, ये जो कॉन्सेप्ट है समाज के जो बेसिक अवधारणाएं हैं, ये तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ साथ विवाह, परिवार, नातेदारी, 3 मेजर टॉपिक। इसके अलावा आर्थिक मानव विज्ञान के टॉपिक, राजनीतिक मानव विज्ञान के टॉपिक और धर्म से रिलेटेड टॉपिक, ये सारे टॉपिक जो है आपके सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अंतर्गत हैं। और एक टॉपिक जो है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी का मानव शास्त्रीय सिद्धांत का टॉपिक है। इसमें कुछ टॉपिक यूपीएससी के सिलेबस में यूपीपीसीएस के सिलेबस से ज़्यादा है ना। यूपीपीसीएस में हमें क्या पढ़ना है? हमें मुख्य रूप से पढ़ना है शास्त्रीय उद्विकासवाद, प्रसारवाद और ऐतिहासिक विशिष्टतावाद। इसके अलावा हमें फंक्शनलिज्म पढ़ना है, प्रकारवाद की अवधारणा पढ़ना है, संरचनात्मक प्रकारवाद पढ़ना है, इसके बाद नव उद्विकासवाद पढ़ना है और इसके अलावा हमें पढ़ना है कल्चरल मटेरियलिज्म। ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है ये सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययन में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रख के हमें यहाँ पढ़ना है और दोनों को कोरिलेट करके पढ़ते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए कोरिलेट करके पढ़ते हैं। और एक टॉपिक जो है आपका रिसर्च मेथड से है, यानी कि मानव शास्त्रीय अनुसंधान से है। तो इतने टॉपिक आपका सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान और एक टॉपिक पुरातात्विक मानव विज्ञान, राइट। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत प्री हिस्ट्री की जो संस्कृति है यानी प्राक ऐतिहासिक संस्कृति का जो विकास है, ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में हम लोग पढ़ते हैं
और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आप एक तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि कई लोगों को लगता है कि बायोलॉजी पढ़ना है तो आपके टॉपिक में बायोलॉजिकल बहुत कम लगेगा जब आप पढ़ने जाएंगे, और ख़ास करके जब आप पढ़ेंगे किसी एंथ्रोपोलॉजी के एक्सपर्ट से, न कि बायोलॉजी के एक्सपर्ट। इसमें बायोलॉजिकल अप्रोच हमें नहीं फॉलो करना है, हमें बायोकल्चरल अप्रोच पढ़ना है। तो यहाँ फर्स्ट पेपर इस तरह से आप अध्ययन करेंगे। देखिए, फर्स्ट पेपर का जहाँ तक सवाल है, ये पूरी मानव विज्ञान के जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमें दे देता है। और सेकंड पेपर जो है ये अप्लाइड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अप्लाइड है। अप्लाइड है एक तरह से, इसका नेचर क्या है? अप्लाइड है। फर्स्ट पेपर का भी नेचर अप्लाइड है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं। अब सेकंड पेपर में हमें एक तो पढ़ना है कि प्राक ऐतिहासिक सांस्कृतिक, है ना, भारत की प्राक ऐतिहासिक संस्कृति, ये भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पढ़ते हैं भारतीय मानव विज्ञान। भारतीय मानव विज्ञान तो भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, प्राक ऐतिहासिक संस्कृति से लेकर सिंधु सभ्यता, इवन कि आप वैदिक संस्कृति तक आप पढ़ लीजिएगा, है ना। इतिहास अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये टॉपिक थोड़ा डेप्थ अध्ययन का डिमांड करता है। इसके अलावा भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार पढ़ना है, जिसमें वर्ण, पुरुषार्थ, कर्म और पुनर्जन्म, ऋण। इसके बाद जो बेसिक हमारे भारतीय समाज की अवधारणा है, जिसमें आप जॉइंट फैमिली भी समझ सकते हैं, कास्ट समझ सकते हैं, जजमानी व्यवस्था को समझ सकते हैं। तो ये सारी जो बेसिक अवधारणाएं हैं भारतीय समाज को समझने वाली चीज़, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो भारतीय समाज में प्रजातीय और भाषाई तत्व है ना, रेशियल एलिमेंट, जिसको एथनिक एलिमेंट के रूप में आमतौर पर लिखा जाता है, और भाषा के आधार पर भारतीय समाज का किस तरह से वर्गीकरण हम करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ये पढ़ना है। और साथ ही साथ भारतीय मानव विज्ञान का विकास और भारतीय मानव वैज्ञानिकों का योगदान जनजातियों के अध्ययन में, पीजेंट सोसाइटी के अध्ययन में, या फिर जाति के अध्ययन में, या गांव के अध्ययन में। इसके अलावा कॉन्सेप्ट है, कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिसमें आप डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा है, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, प्रकृति मानव जीवात्मा समिश्र की अवधारणा, पवित्र संकुल की अवधारणा, जनजाति जाति निरंतरता की अवधारणा। इसके अलावा लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन की अवधारणा, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट है जो कि भारतीय मानव विज्ञान में भारतीय मानव वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन के फलस्वरूप विकसित हुआ है। और इसके बाद जो मेजर टॉपिक है वो है जनजातीय भारत से। अब देखिए, जनजातीय भारत यानी जनजाति जो है हमारे विषय वस्तु के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है, ट्राइब का अध्ययन। और ट्राइब के अध्ययन के अंतर्गत हम जनजातीय जो भारत है, यानी जनजातीय जो संस्कृति है, समाज है, जनसंख्या है, उन सारे चीज़ों को देखते हैं। लेकिन मेजर चीज़ हमारा क्या है कि हम कुछ जनजातियों का इथनोग्राफिक प्रोफाइल तैयार करते हैं। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जनजातियों की जो समस्याएं हैं, ये बड़ा गंभीर समस्या है, उस पर डिटेल हम लोग बात करेंगे कि जनजातीय जो समाज के सामने बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की समस्या है, ऋणग्रस्तता की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, विस्थापन या पुनर्वास की समस्या है, नगरीकरण और औद्योगिकरण एक तरफ जहां गैर जनजातीय समाज के लिए विकास के मार्ग प्रशस्त कर रहा, वहीं नगरीकरण एवं औद्योगिकरण जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ी विपदा को लाभ रहा, बहुत बड़ा विपदा उनके सामने लगता है, जिसके कारण उनका विस्थापन या पुनर्वास होता है। तो इन सारी समस्याओं को एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हमें देखना है। इसके साथ साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर ट्राइब ऑफ इंडिया, ST, है ना, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का भी हम देखते हैं।
और साथ ही साथ जनजातीय विकास के संदर्भ में सरकार के कार्यक्रम, नीति और इसके अलावा मानव विज्ञान का क्या रोल हो सकता है जनजातीय विकास के संदर्भ में, इन सारे टॉपिक को हम इसके अंतर्गत देखते हैं। ये बड़ा सिंपल टॉपिक है, इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के माध्यम से, केस स्टडी के माध्यम से हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। अब एक यहाँ पर सवाल है कि जब आप अध्ययन करने जाते हैं तो क्या आपका रिसोर्सेज होना चाहिए। खास करके हिंदी माध्यम के छात्र इसको लेकर के बड़ा भ्रमित रहते हैं, दिग्भ्रमित रहते हैं, और कुछ चीज़ें जो है हिंदी माध्यम में थोड़ी सी उपलब्धता की कमी है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है फर्स्ट पेपर के लिए, जिसको अंबर एंड नंबर, बहुत फेमस है, इसलिए सारे लोग जानते होंगे। अब देखिए, ये पहले हिंदी माध्यम में आता था, अब नहीं आता है, राइट। लेकिन इसकी एक प्रति हमारे पास है, मैंने इसका बुक का रिव्यू भी पहले के एक वीडियो में प्रस्तुत किया है। तो ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये टॉपिक का मतलब अधिकांश फर्स्ट पेपर का टॉपिक आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। और जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसके लिए आप BM दास की किताब आती है, BM दास की किताब को पढ़ सकते हैं। संध्या मिश्र एवं महेश मिश्र की किताब एक आती है, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, उससे आप पढ़ सकते हैं। आर्कियोलॉजी का जो टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए NCERT की जो किताब एक है, ये सभ्यता की कहानी, उसके पहले वाले चैप्टर में आप देखिएगा तो दिया हुआ है, बड़ा अच्छा दिया हुआ है। या फिर DK भट्टाचार्य की किताब हिंदी में भी आती है, आप उससे उसको कर सकते हैं। सेकेंड पेपर में किताबों की कमी नहीं है। मैं तो हिंदी माध्यम की किताब अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि सेकेंड पेपर में हिंदी माध्यम में अच्छी किताबें हैं। इसमें भारतीय मानव विज्ञान नदीम हसनैन का आप पढ़ सकते हैं, जनजातीय भारत नदीम हसनैन का पढ़ सकते हैं, समकालीन भारतीय समाज नदीम हसनैन का पढ़ सकते हैं, और जनजातीय विकास के 5 दशक, ये किताब ARN श्रीवास्तव की है, बहुत अच्छी किताब है। तो इन सारी किताबों को आप पढ़ सकते हैं, और इस तरह से आप UPPCS की जो तैयारी है उसको आप संपादित कर सकते हैं। एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे मैंने कहा, तो जब आप ये अध्ययन करें तो ध्यान ये रखना है कि मैंने कहा कि इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन मार्क्स इसलिए मिलता है क्योंकि हम करेक्ट डायग्राम और मैप, फ्लो चार्ट, केस स्टडी का यूज़ करते हैं। तो ये सारा कलेक्शन आपको करना पड़ेगा, और अगर आप कलेक्ट करके और इसको लिखते हैं तो इसमें बेहतर मार्क्स मिलेगा। एक सूचना मैं आपको दे दूं कि UPPCS के लिए स्पेशली हम एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं 19 से, जो है दिसंबर से। ये 5 बजे जो लोग ऑफलाइन होंगे वो ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन होंगे वो ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन में अगर आप जुड़ना चाहें तो आपको 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा। अगर 19 से पहले आप एडमिशन लेते हैं तो 30% आपको फ़ी में डिस्काउंट मिलेगी, और उसमें हम सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे जो ऑफलाइन क्लास के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो ऑनलाइन में अगर आप दूर बैठे, घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो आप 23 के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके अपनी जो एक सीट सुरक्षित रख सकते हैं UPPCS में, क्योंकि UPPCS में अब लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया है, हिंदी माध्यम में भी अब सपोर्ट कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और हमारा जो मेथड है उस मेथड से मार्क्स आपको मिलेंगे, और इस तरह से आप UPPCS की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।